नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम संविधान सभा पढ़ेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया और भारत का संविधान ही आज हमारी शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, इन सभी को एक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य हमारा संविधान करता है। तो हमारे लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझते हुए हम आज पढ़ेंगे कि संविधान सभा क्या है और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक 1895 में बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने स्वराज विधेयक, एक स्वराज विधेयक के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया और उस विधेयक में सबसे पहले उन्होंने संविधान सभा की बात की। 1922 में महात्मा गांधी ने इन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण एक चुनी हुई संविधान सभा करेगी। यानी कि भारत के लिए संविधान का निर्माण एक चुनी हुई संविधान सभा करेगी। 1928 में मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की और नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान, नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है। इसमें इन्होंने मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अखिल भारतीय संघ और डोमिनियन स्टेट की बात की थी। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सम्मेलन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। ठीक है। 1934 में और आगे बढ़ें तो 1934 में एम.एन. राय, इन्होंने संविधान गठन का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है। यहाँ तक तो हो गया व्यक्तिगत रूप से, अलग अलग व्यक्तियों ने संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण की मांग की। लेकिन एक संस्था के रूप में कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1936 में कांग्रेस के फैजपुर सम्मेलन में संविधान सभा के निर्माण की मांग की। और आगे बढ़ें तो 1938 में पाते हैं हम कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की, जिसको ब्रिटिश सरकार ने लगभग स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया किसने, इस प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना। ठीक है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। क्योंकि यह प्रस्ताव भ्रामक था और इसमें कहा गया था कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण मुख्यतः भारतीय लोग करेंगे। इसका मतलब होता है कि मुख्यतः का मतलब इसमें भारतीय तो होंगे लेकिन कुछ और लोग भी हो सकते हैं, और इस बात पर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि इसमें पृथक पाकिस्तान की मांग की बात को स्वीकार नहीं किया गया था, तो मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है 11 मार्च 1942 को
ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन की कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा कि आप जाकर के भारत के लोगों से बात करिए और उनको संविधान सभा के लिए राजी करिए। तो 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत पहुँचे और 30 मार्च 1942 को उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना को ही क्रिप्स योजना या क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इस योजना में प्राविधान था कि भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा, भारत के लोगों के द्वारा ही एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगी और भारत को डोमिनियन स्टेट और राष्ट्रमंडल में दोनों में बराबर स्थिति प्राप्त होगी। और क्या प्रावधान थे? सभी प्रांतों और देशी रियासतों, तो प्रांत में कौन थे? जो ब्रिटिश शासित प्रांत थे, यानी ऐसे प्रांत जिन पर ब्रिटेन का शासन था। तो सभी प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा और जो देशी रियासत या जो प्रांत जिनको संविधान सभा में शामिल होना स्वीकार नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें यह भारत के विभाजन की बात छुपी हुई होने के कारण कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें भारत के विभाजन की संभावना कांग्रेस को नजर आई। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव में शामिल होने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें भारत के विभाजन की बात नहीं थी। कांग्रेस भारत विभाजन को न मानने वाली थी, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का विभाजन हो। अब और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित या पोस्ट डेटेड चेक कहा। ऐसा बैंक जो भविष्य में दिवालिया होने वाला हो, उसका या उसके द्वारा जारी किया गया उत्तर दिनांकित चेक जिसका भुगतान निकट भविष्य में होगा। तो ऐसे चेक का भुगतान होना संभव ही नहीं था, इसलिए गांधी जी ने उसको दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। इससे और आगे बढ़ते हैं तो एक योजना हमारे भारतीय एक नेता रहे हैं सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा एक फार्मूला दिया जाता है जिसको राजगोपालाचारी फार्मूला कहा जाता है। और इस फार्मूले में राजगोपालाचारी जी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को एक साथ अप्रत्यक्ष रूप से लाने की बात करते हैं। और उसमें इस प्रस्ताव में देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की बात छिपी हुई थी। ठीक है, अंत में यह प्रस्ताव भी न तो कांग्रेस स्वीकार करती है और न ही मुस्लिम लीग स्वीकार करती है। इस प्रावधान में इस राजगोपाली जो फार्मूला था, राजगोपालाचारी फार्मूला, इसका जो प्रावधान था वो था कि लीग जो है, मुस्लिम लीग, यह कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और कांग्रेस के द्वारा प्रांतों में अस्थायी सरकार यदि गठन की जाती है उसमें कांग्रेस को सहयोग करे। लेकिन मुस्लिम लीग इस पर स्वीकार या इस पर सहमत नहीं हुई। और क्या हुआ, इसमें एक और प्रावधान था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक कमीशन द्वारा हिंदू और मुस्लिम क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर, यानी कि किस क्षेत्र पर मुस्लिमों का, कौन सा क्षेत्र मुस्लिम प्रतिनिधित्व करेगा और कौन सा क्षेत्र हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेगा, इसका चिन्हांकन किया जाएगा। और इस प्रस्ताव को यानी इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार से राजगोपालाचारी फार्मूला भी लागू नहीं हो पाया। अब 25 जून 1945 को वायसराय, उस समय थे लॉर्ड वेवल,
इन्होंने एक योजना बनाई, वेवल योजना, जो इन्हीं के नाम पर वेवल योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें उन्होंने क्या किया, शिमला में सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। इसमें प्रस्ताव किया कि भारतीयों द्वारा संविधान बनाने तक, कि जब तक भारतीय लोग अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक के लिए अंतरिम व्यवस्था बनाई जाएगी, और उसमें जो वायसराय की अधिशासी परिषद या कार्यकारी परिषद होगी उसका भारतीयकरण कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके अन्य प्रावधान क्या थे वेवल योजना के? अन्य प्रावधान थे कि भारतीय नेताओं, सवर्ण हिंदुओं एवं मुसलमानों के मध्य समान प्रतिनिधित्व, यानी भारतीय नेताओं में, सवर्ण हिंदुओं में और मुसलमानों में बराबर बराबर इनका प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा, जिसमें दलितों व सिखों का भी एक एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है। ऐसा इस तरह से एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। आगे कहा गया कि गवर्नर जनरल व सेनापति को छोड़कर सभी पद भारतीयों को दिए जाएंगे, यानी कि गवर्नर जनरल जो होगा और सेनापति होगा वह ब्रिटेन की सरकार तय करेगी, बाकी शेष पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया? कांग्रेस ने कहा इसमें हिंदू और मुस्लिम को समान प्रतिनिधित्व, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या अधिक थी, हिंदुओं की जनसंख्या अधिक थी और मुस्लिमों की कम थी, तो समान प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं थी। जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसका उतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, लेकिन इसकी बात नहीं की गई थी। मुस्लिम लीग को यह बात स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि इसमें भारत विभाजन की बात नहीं कही गई थी। तो भारत विभाजन की बात न होने के कारण मुस्लिम लीग ने भी वेवल योजना को स्वीकार नहीं किया। अब देखिए, इसके बाद एक और योजना आती है, यह एक मिशन आता है जिसका भारत में संविधान सभा के गठन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और माना जाता है कि उसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। इस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन यह इंग्लैंड के कैबिनेट के कुछ सदस्यों को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल या शिष्टमंडल बनाया जाता है, जो फरवरी 1946 में भारत आता है। देखिए, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने एक घोषणा की कि उनके द्वारा एक मिशन बनाया जाएगा जो भारत जाकर के भारत के नेताओं से बात करेगा और उनको संविधान सभा के निर्माण के लिए राजी करेगा। इसमें 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, उच्च शिष्टमंडल भारत भेजा गया। इस शिष्टमंडल के सदस्य कौन कौन थे? तो पहले सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये उस समय के भारत सचिव थे और ब्रिटेन की सरकार में मंत्री भी थे। दूसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे। उस समय ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों से बना हुआ एक प्रतिनिधिमंडल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था, वह भारत आता है। और भारत क्यों आता है? कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण हेतु उपाय एवं संभावना तलाशने हेतु यह मिशन भारत आता है, कि भारत को शांतिपूर्ण ढंग से किस प्रकार से सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। यह मिशन मार्च से लेकर के मई 1946 तक भारत में रहा और इस दौरान इसने भारतीय नेताओं से बात की और इस मिशन के प्रयासों के द्वारा संविधान सभा के गठन की दिशा में हम आगे बढ़े। देखिए प्रस्ताव, तो क्या प्रस्ताव किया इस मिशन ने? यह प्रस्ताव किया कि ब्रिटिश भारत यानी वह भारतीय क्षेत्र जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तथा ऐसे क्षेत्र जो राजे या रजवाड़ों के अधीन थे उनको देशी रियासत कहा जाता था। तो इनको मिला करके इन पर जो है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था और इस क्षेत्र पर ब्रिटिश भारत पर प्रत्यक्ष शासन था।
तो दोनों को मिला करके एक संघ बनाया जाए और संघ में धन जुटाने का कार्य संघ ही करेगा। संघ में 3 विषय दिए गए या 3 विभाग संघ के लिए तय कर दिए गए। ये 3 विभाग थे विदेश, रक्षा और संचार। यानी कि विदेश, रक्षा और संचार, यह जो देशी रियासत और ब्रिटिश भारत को मिलाकर के संघ बनेगा उसके पास ये विषय रहेंगे। संघ की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का निर्माण होगा जो वह ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर के किया जाएगा। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका देशी रियासत और ब्रिटिश भारत दोनों के सदस्यों से मिलाकर के बनाई जाएगी। संघ के विषयों को छोड़कर, यानी जो विषय, जैसे कौन कौन विषय संघ में, विदेश, रक्षा व संचार, तो विदेश, रक्षा, संचार, विदेश, रक्षा व संचार को छोड़ करके बाकी सारे विषय जो है इसको दे दिए गए, ये प्रांतों में आ गए। ठीक है, प्रांतों में भी व्यवस्थापिका व कार्यपालिका बनाई जाएगी। यानी कि कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करेगी और व्यवस्थापिका यह नियमों या कानूनों का निर्माण करती है। एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें सभी विभाग भारतीयों के पास होंगे। ठीक है, सभी विभाग भारतीयों के पास होंगे। अगला है जो इसका प्रावधान, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जैसा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही संविधान सभा के निर्माण की मांग कर रही थी, तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांग की जा रही थी उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, यानी 2 संविधान सभा नहीं बनाई जाएगी। संविधान सभा की मांग अस्वीकार की गई, यानी कि एक ही संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है, एक संविधान सभा गठित की जाएगी। लेकिन एक ऐसी संविधान सभा बनाई गई जो दोनों दलों को मंजूर हो। एक ही संविधान सभा बनाई जाएगी जो दोनों दलों को मंजूर हो। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन करने के लिए सर्वप्रथम इसमें 389 सदस्य तय किए गए कि संविधान सभा में 389 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 389 सदस्य ही क्यों? 389, 390 क्यों नहीं? 380 क्यों नहीं? 400 क्यों नहीं? तो कुल 389 सदस्यों को संविधान सभा में शामिल करना तय किया गया। 389 सदस्य इस आधार पर चुने गए कि जो कैबिनेट मिशन आया उसने एक अनुमान लगाया भारत की जनसंख्या को देखते हुए कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य, और उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वह लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। पुनः 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और इसी के साथ 2 उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। पहले होते हैं डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर वी.टी. कृष्णामाचारी। तो प्रश्न ये होता है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे अस्थायी अध्यक्ष और कौन से 2 उपाध्यक्ष चुने गए? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और डॉक्टर वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव
रखा। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की संरचना एवं दर्शन की झलक इससे प्रकट होती थी। उद्देश्य प्रस्ताव समझिए एक तरह से आईना था कि हमारा संविधान किस प्रकार से होगा, हमारी शासन व्यवस्था क्या होगी, हमारा शासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, इसका वर्णन उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल जाकर के बना। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत तो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया या पास किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। तो आपको यह भी याद रखना है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया। अब देखिए संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के कार्यों को देखें तो सर्वप्रमुख कार्य तो था संविधान का निर्माण करना, क्योंकि संविधान के निर्माण के लिए ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के निर्माण में 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया और जो कुछ उसमें महत्वपूर्ण बातें थी उनको लेकर के उनको अंगीकृत करके संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ था। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार किया गया, तो 114 दिनों तक। संविधान के निर्माण पर कुल खर्च जो था वह 64 लाख रुपए था, 64 लाख रुपए खर्च आया था। अब देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के आम चुनावों तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है। इसी बीच देखिए 51-52 में आम चुनाव, यानी कि अगर हम भारत में संशोधनों की बात करें तो भारत में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है संविधान में, लेकिन एक संशोधन 1951 में आम चुनाव से पहले कर लिया गया था। और यह कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि उस समय संविधान सभा जो थी वह अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो 1951 का जो प्रथम संशोधन था उसको भारत की संसद ने नहीं बल्कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में वह संशोधन किया था। अब हम संविधान सभा के अन्य कार्य देखते हैं। देखिए संविधान सभा के अन्य कार्यों में 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया इसने। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की अब समितियां देखिए, संविधान सभा की कुल 22 समितियां थी जिसमें 12 तात्विक मामलों से संबंधित थी और 10 कार्यविधिक समितियां थी। कुछ प्रमुख समितियों को हम देख लेते हैं। देखिए पहली समिति जो थी इसे प्रारूप समिति या मसौदा समिति, प्रारूप समिति या मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों को देखें तो देखिए प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों को हम बाद में देख लेते हैं। कुछ प्रमुख समितियों को और देख लेते हैं, जैसे संघ संविधान समिति। अब संघ देखिए, चूँकि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
इसलिए संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। संघ शक्ति समिति, यह भी देखिए संघ इसमें लगा है, तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। समझौता समिति, समझौता समिति जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय, देखिए प्रांतों का एकीकरण करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित समिति, इसका अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। ठीक है, अब देखिए प्रारूप या मसौदा समिति पर हम विस्तार से अब चर्चा करते हैं। प्रारूप या मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इस समिति में 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को लेकर के कुल 7 सदस्य थे। देखिए इसमें सदस्य कौन कौन थे, पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। दूसरे एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव एक सदस्य थे, बी एल मित्र साहब, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जगह बी एल मित्र साहब की जगह डॉक्टर एन माधवराव को लाया गया था संविधान सभा में या प्रारूप समिति में लाया गया था। टी टी कृष्णमाचारी एक सदस्य थे, डॉक्टर डी पी खेतान साहब की मृत्यु के बाद 1948 में उनकी जगह टी टी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति में शामिल हुए थे। देखिए प्रारूप समिति जो थी, तो संविधान का प्रारूप प्रायः लोग कहते हैं कि संविधान का प्रारूप समिति ने तैयार किया था। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप नहीं तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था बी एन राव। संविधान का प्रारूप बी एन राव सर ने, जिसको या जिन्हें भारत के संविधान का संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये प्रथम भारतीय जज के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। अब देखिए संविधान का जो प्रथम प्रारूप था यह फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया गया। द्वितीय प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया गया और अंतिम प्रारूप जो था यह 15 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसमें 7,653 संशोधन आए, जिसमें 2,473 पर चर्चा हुई। 26 नवंबर 1950 को संविधान पारित हुआ, वह अंगीकृत हो गया। उस समय 299 में से 284 सदस्य उपस्थित हुए, वह हस्ताक्षर किए। ठीक है, संविधान पर जो संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसमें 284 सदस्यों ने दस्तखत किए। संविधान में प्रस्तावना थी। संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ये मूल संविधान में इतनी चीज़ें शामिल थीं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रवर्तन हुआ, तो कुछ प्रमुख अनुच्छेद या कुछ प्रमुख विषय इसमें शामिल हुए, जैसे नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम। इन सबको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। कुछ प्रमुख अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367 है ये, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 93 और 394। 394वां अनुच्छेद में
यह उल्लेख है कि ये सारे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 व 393 26 नवंबर 1949 से लागू हो जाएंगे। देखिए, शेष जो अनुच्छेद थे उन्हें 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 से लागू करने का क्या उद्देश्य है? तो हम अगर पीछे चलें तो कांग्रेस के दिसंबर 1929 से शुरू हुए लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसीलिए हमने 2 माह इंतजार करके 26 जनवरी 1950 से संविधान के सभी शेष अनुच्छेदों को लागू किया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अब देखिए, संविधान सभा का जो प्रतीक या मुहर है, संविधान सभा का प्रतीक या मुहर हाथी है। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार सर BN राव, संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर, जो मुख्य प्रारूपकार थे वह थे LN मुखर्जी, प्रमुख जो सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इन्होंने संविधान को हिंदी सुलेख में लिखा था और संविधान का जो निर्माण था उसकी सजावट जो थी भारतीय संविधान की पुस्तक की, उसको शांति निकेतन के कलाकारों जिसमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम नारायण सिन्हा थे, ये प्रमुख लोग थे जिसने उसकी सजावट की थी। हिंदी संस्करण के सुलेखन का कार्य वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। इस तरह से हमने संविधान सभा को पढ़ा। आप से निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए नए करियर क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाकर और आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।